वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पीएसएल के फाइनल में पाकिस्तान ने साबित किया कि हम कोई दहशतगर्द मुल्क नहीं है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पीएसएल ने पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया को दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फारूक सत्तार की पतंग काट दी। फारूक सत्तार का भी क्यों निकाला का शिकवा। ये सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में सादिक संजरानी को वोट दिलाने की पादाश में और उसके बदले में उन्हें ये रिवॉर्ड और ये सिला दिया गया जो आज फैसला आया। फारूक सत्तार बहादुराबाद आ जाएं, फैसल सब्जवारी की पेशकश। हम फारूक भाई को अप्रोच करके उनको भी ये दावत देंगे और दे रहे हैं। फारूक सत्तार अब कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, पूछेंगे एमकेएम बहादुराबाद की रहनुमा समन जाफरी से, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन से और पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आजिज धामरा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट में अहम डेवलपमेंट है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले जो कल हुआ वो हिस्ट्री रकम हुई है। बहुत बड़ा दिन था कल। शाम जो थी कराची की वो नेशनल स्टेडियम में हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला था, लेकिन उसके आखिर में हमने देखा फतह भी इस्लामाबाद की हुई, जिस पे इस्लामाबाद को यकीन मुबारकबाद, मगर जीत जो हुई वो पूरे पाकिस्तान की हुई। कराची में खेल तो पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान था, मगर असल में ये मुकाबला दहशतगर्दी और पाकिस्तान के दुश्मनों से था। और दूसरी तरफ यानी एक तरफ हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे खड़े थे। पाकिस्तानी कौम ने मिलकर इस मार्के में हम दिखा दिया कि दहशतगर्दी की अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। बड़े अरसे तक हमने एक ऐसा फेज़ देखा जब एग्जिस्टेंस ही मुश्किल थी। हर तरीके से पाकिस्तानी कौम के मोराल के ऊपर अटैक किया जा रहा था। ये लग रहा था कि कहीं पे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। जो पाकिस्तान को पसंद था, जहाँ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते थे, वहाँ जाकर दहशतगर्द अटैक कर रहा था और पता भी नहीं चल रहा था कि दुश्मन कौन है। मगर कल हमने बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि छोटी कामयाबियाँ, बड़ी कामयाबियाँ, ऑपरेशंस की कामयाबियाँ, फिर कूमिंग ऑपरेशंस, फिर आपकी जो नैप इम्प्लीमेंटेशन है उसके हवाले से चैलेंजेस, मगर फाइनली आपको एक सिंबॉलिक तरीके से दिखाना था कि हम जो काम कर रहे हैं मुसलसल, और दुनिया इसको हम बार बार ये बात कहते हैं कि दुनिया में जहाँ तक अभी तक कामयाबी नहीं हुई दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान एक ऑपोजिट मिसाल है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको भीतरी वाज़ेह तौर पर होती हुई नजर आई है। वही शहर कराची जहाँ के हालात बड़े बिगड़े रहे, 6 डेंजरस सिटी ऑफ द वर्ल्ड में वो काउंट होता था, वहाँ पर माशाल्लाह से पीएसएल का फाइनल हुआ। और हुआ भी यूँ कि एक भी टीम जो फाइनल में पहुँची उनमें से वो कराची नहीं पहुँच सका, मगर उसके बावजूद जो कराचियाइट्स थे उनका जज्बा नजर आया कि उन्होंने पाकिस्तानियत को उजागर करते हुए दोनों टीम्स का हौसला बढ़ाया। और जो एक माहौल और जज्बा था स्टेडियम में, आई थिंक उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको ये भी याद कराते चलें कि बहुत बहादुर लोग हैं जिनकी दास्तानें हैं इस यहाँ तक पहुँचने में। बहुत से लोगों का खून शामिल है इस मिट्टी में। ऑपरेशंस के दौरान हमारे वो भाई, वो लोग जो हमसे बिछड़ गए, जो चाहे पुलिस में थे, जो पाकिस्तान आर्मी में थे, सिविलियंस थे, उन सब की कामयाबियों के बाद पाकिस्तान वहाँ तक पहुँचा था जहाँ पर हम कल थे, और अभी मंजिल बड़ी आगे तक है। DGISPR ने अपनी में ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि कहा कि पीएसएल का फाइनल रोशनियों के शहर में मज़ीद खुशियाँ लाया है। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल पर कौम को मुबारक हो। पीएसएल ने पाकिस्तानियों में एक नया जज्बा पैदा कर दिया है। पीएसएल के कामयाब इनेकाद पर वफाकी और सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिक्योरिटी एजेंसीज और पुरअज़्म कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। 9 साल बाद कराची में क्रिकेट की बहाली शहर में अमन और अमान की सूरत हाल को वाज़ेह करता है। लोगों ने क्या कहा कराची के, लेट्स वॉच देम। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है पाकिस्तान आर्मी को। उसके बाद जो सिविलियन इदारे हैं लाइक रेंजर्स हैं या पुलिस है, उन्होंने भी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की है, बट द मेन क्रेडिट गोज टू पाक फौज। मैं बहुत एक्साइटेड था कि इस तरह का फाइनल खेला जाए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में दोबारा
क्रिकेट बहाल हो जाए। ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से ये इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल भी बहाल होगी और ये नेशनल भी हो गई। बड़ा मज़ा आया मैच देख के और जीत हुई है, इस्लामाबाद की हुई है। हम इस सवाल से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के आमद का ताल्लुक है, उसको सिक्योरिटी के हवाले से ये तो मुल्क इस दुनिया पे ज़ाहिर हुआ कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान आर्मी ने और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस तमाम खिलाड़ियों को भरपूर सिक्योरिटी प्रोवाइड की। और आज आपने देखा कि वो लोग जो पाकिस्तान को इस तरह के समझते थे उसके मुँह पर एक तमाचा है और पाकिस्तान वाकई पुरअमन मुल्क है। पीसीबी को जिसने जोर लगाया है इस क्रिकेट में कराची में मैच कराने के लिए, उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद क्रेडिट जाता है फौज को जो इसको कामयाब किया है। बहुत खुशी हुआ पाकिस्तान में दोबारा मैचेस देखने को और ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान का बोर्ड को देना चाहिए और पीसीबी को और खिलाड़ियों को भी देना चाहिए क्योंकि उसने भी साथ दिया है। दोबारा वापस क्रिकेट हो रहा है, इस चीज़ पर हमें बहुत सारी खुशी हुई और इससे ज़्यादा जो दिल से बढ़कर जो खुशी हुई वो ये हुई कि जो मैच कराची में हुआ, कराची में फाइनल उसका हुआ, बहुत खुशी भी हुई कि हमारे पीएसएल जो बहाल हुआ कराची में और ये नजम सेठी को क्रेडिट जाता है। तो पाकिस्तान में पीएसएल हुआ एक कामयाबी है स्पोर्ट्स के लिए कि स्पोर्ट्स वापसी आ रहा पाकिस्तान में और चीफ ऑफ आर्मी को ये जाता है क्रेडिट क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छी रही और सबसे ज़्यादा ताउन हमारी आवाम ने बहुत इंजॉय करा इस चीज़ को, आवाम का भी बहुत ताउन रहा है। I'll start with you, समन जाफरी। कल जो हमने देखी कामयाबी कह लें या एक खुशी का मौका कह लें, लंबी स्ट्रगल है मगर किसकी कामयाबी है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरिया। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की कामयाबी है और इसमें कोई शक नहीं है कि 9 बरस बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था लाहौर में जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से रूठ गई थी। उसको मनाकर लाई पीसीबी, नजम सेठी साहब को हैट्स ऑफ टू हिम, सिक्योरिटी इदारों को, सिविलियन इदारों को, सबको जो है वो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। पाकिस्तान को बिलखुसूस पाकिस्तान के अवाम को और कराची द ग्रेसफुल, रिजिलियंट, द क्वीन ऑफ द ईस्ट, जिसने हमेशा हर दौर में चाहे कैसे भी हालात रहे हों उसकी स्पिरिट जो है वो हमेशा जो है वो एक अपनी इंटैक्ट रही है। और कल उस स्पिरिट का आपने खुलकर मुजाहिरा देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन वाज एंजॉयिंग और इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पेशावर की टीम थी कि इस्लामाबाद की टीम थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम्स थी और मैं एज अ डॉटर ऑफ कराची, एज अ डॉटर ऑफ पाकिस्तान एंड एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मेट्रोपोलिस सिटी ऑफ कराची, मैं ना सिर्फ खुश हूँ बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और मैं सबको, आप समेत पूरे पाकिस्तान को पीएसएल के फाइनल के ऊपर और पूरे पीएसएल सीरीज़ के ऊपर मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। तो थैंक यू फॉर दैट समन। आजिज़ धामरा साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी है, यकीनन गवर्नमेंट बड़ी उसको कहते हैं कि कैप उनके सर पर थी जो ऑपरेशन हुआ कराची में, इस हवाले से वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम ब्रेक लेंगे एंड विल कम स्ट्रेट बैक टू आजिज़ धामरा साहब और उनसे पूछेंगे कि वो समझते हैं कि कौन है जिसको क्रेडिट देना चाहिए। एंड वेलकम बैक। धामरा साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट की कल, इंटरनेशनल क्रिकेट रिटर्न्स टू कराची दैट वंस वाज अ टेरर स्ट्रिकन सिटी। थैंक यू नवाज शरीफ, इवन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट अंडर आसिफ जरदारी कुड नॉट डू इट। ये बात तो इस हद तक सही है कि जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली उस वक्त कराची की सूरत हाल वो नहीं थी जो आज है, अमन वैसे नहीं था जो अब है। उस ऑपरेशन का आगाज़ किया जिसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी पीसफुल एक्टिविटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये काम आपके करने का था मगर किया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, आप मानते हैं इस बात को? धामरा साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है एंड जिस तरह ही उनसे हमारा रब्ता होता है उनसे फिर बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब की ये ट्वीट थी, लेकिन हैविंग सेड दैट इसका जवाब धामरा साहब देंगे। जिसने भी एक्शन लिया उसका रिजल्ट कल सबने ही रीप किया है फॉर श्योर। एक और अहम डेवलपमेंट कराची में ये हुई है कि फारूक सत्तार साहब को इलेक्शन कमीशन ने जो उनका बहुत बड़ा धचका बल्कि आप समझने के लगा है, इलेक्शन कमीशन ने उनको एमकेएम की कन्वीनरशिप से हटा दिया है फारूक सत्तार साहब को और उनकी क़यादत में होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को भी कल अदम करार दे दिया है। खुश नहीं है इस बात पर फारूक सत्तार साहब। लेट्स वॉच हिम।
कॉस्ट पर मैंने अल्ताफ हुसैन MQM के बानी को खैरबाद कहा कि मैं ये करूंगा पार्टी में, लेकिन मुझे मुस्तकिल उलझाए रखा गया। मुस्तकिल मुझ पर यह अखलाकी दबाव रहा कि मैं PSP के साथ कुछ कहूं करूं, PSP के साथ मामला करूं, अखलाकी दबाव हर मुझ पर यह दबाव रहा। और यह सजा 9 नवंबर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी है जिसमें मैंने कहा था कि नो मोर इंजीनियरिंग, और वही इंजीनियरिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में भी हुई। आसिफ हसन साहब, बड़े लोगों ने सजा दी है, बड़े मामला आते हैं जहां पे सजा मिली है फारूक सत्तार साहब को, लेकिन ये एग्जैक्टली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की सजा दोबारा या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई कैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इस वक्त पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है? फरिया, पहली चीज तो ये है कि जो कुछ बातचीत आज फारूक भाई कह रहे हैं, आपने देखा कि इससे पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं तो उसमें कुछ और बातें वो कहते रहे। 22 अगस्त की सूरत हाल आपके सामने रही और उस सूरत हाल के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और उसके बाद ये जो सारा आसिफ हसन साहब, लेट्स कम टू 22 अगस्त तक। आपने जिक्र किया, वहीं आ जाए। 22 अगस्त को क्या असल में होना ये नहीं था कि फारूक सत्तार साहब जेल में होते, मगर वो कुछ एश्योरेंस देकर आए, कुछ वादे कर आए, जिसकी वजह से उनको कुछ काम करने थे और वो नहीं कर सके, तो फिर वापस जेल। उस वक्त जो दूसरी सूरत हाल थी, रियलिटी तो ये थी कि वो जेल चले गए होते। देखिए, ये बात को फारूक भाई बेहतर समझते हैं। जो कुछ सूरत हाल बनी थी वो सूरत हाल फारूक भाई के वजह से नहीं थी, बल्कि फारूक भाई 22 अगस्त की अल्ताफ हुसैन की तकरीर को लाज दे तक इंडोर्स कर रहे थे, और ये सारी जो टीम वहां बैठी है बादराबाद में, ये भी सारी इंडोर्स कर रही थी। इस सारी सूरत हाल के बाद जब 23 अगस्त का दिन शुरू हुआ और ये फारूक सत्तार साहब इस तकरीर को एंडोर्स कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं? वो सारी बातें जो अल्ताफ हुसैन कर रहे थे, वो सारी बातें तो एंडोर्स हो रही थी ना, वहां पे तो बैठकर सारी चीजों को एंडोर्स कर रहे थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो भी जब पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा गया तो उसको एंडोर्स कर रहे थे? मैं तो ये बात नहीं कह रहा, ये बात तो आपका मीडिया कह रहा है, ये बात आपके कैमरे बता रहे हैं, ये बात आप बार बार वो जो रिकॉर्ड कि ये वहां पे बैठे हुए थे और किसी ने उस वक्त इनकार नहीं किया, किसी ने उस वक्त प्रोटेस्ट नहीं किया, ये बात करें आप। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जब ये जो PIB और बहादराबाद वाली जो सूरत हाल सेनेट में सामने आई है, ये सारी सूरत हाल तो किसकी वजह से? इस वजह से थी कि इसमें कौम का कोई फायदा था, लोगों का कोई फायदा था, शहर सही होने जा रहा था। नहीं, इसमें तो सारी चीजें हमारे और आपके सामने हैं कि जो कुछ भी था वो उस सीट की वजह से था, वो उस पावर की वजह से था, वो उस इख्तियारात की वजह से था, जो चीजें सामने आई। लेकिन बहरहाल जो चीज भी थी, आज जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो एक के हक में तो ये फैसला होना था। जाहिर सी बात है, दोनों इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, तो जब एक के हक में ये फैसला होता है तो दूसरा नाराज होता है। वो जो बातें आज फारूक भाई ने कही, वो बातें वही उसी नाराजगी का नतीजा है। वरना तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन से कि वो चीजें उनके फेवर में आ जाएंगी, और आज उनके फेवर में नहीं आई। तो मगर ये बात आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि फैसला वो मानेंगे, मगर वहां पर अब जो है नाराजगी नजर आ रही है। धामरा साहब, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। पहला सवाल तो कराची की सूरत हाल के हवाले से, दूसरा फारूक सत्तार साहब के ऊपर भी, उनका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? देखें, पहली बात तो मैं कल जो टूर्नामेंट हुआ, एक इंटरनेशनल लेवल पर उस सफ में खड़ा हो गया कि पाकिस्तान की सूरत हाल अब वो नहीं रही थी। आपका इंट्रो सुन रहा धामरा साहब, कैन यू हेयर मी? धामरा साहब को बहुत ही माजरत के साथ आवाज मेरी नहीं जा रही। आई कम टू यू समन सादा। ये बात बड़ी अहम की है आसिफ हुसैन साहब ने कि एक वक्त था वो कि जो बात अल्ताफ हुसैन ने कही वो उसको एंडोर्स किया जा रहा था, मगर अब वो वक्त तब्दील हो गया। फरिया, आसिफ हुसैन भाई मेरे बड़े भाई हैं, आज PSP में बैठे हुए हैं, मगर किन हालात और किन मजबूरियों के तहत बैठे हैं वो मुझसे बेहतर जानते हैं। जहाँ 22 की अगर आसिफ भाई ने बात की,
तो आसिफ भाई उस वक्त तक MQM पाकिस्तान का ही हिस्सा थे। इनफैक्ट अगर आप फुटेज निकाल कर देखें तो 23 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में उस वक्त थी नहीं, मेरे वाले साहब अलील थे, मैं पाकिस्तान से बाहर थी, मगर आसिफ भाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सामने नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल में आज इस तमाम तर बातों को रद्द कर देना जो एक बहुत बड़ा, देखिए आज जो भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमें इस बात को क्लियरिटी के साथ, कोई भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, चाहे भादाबाद या PIB के हों या जो भी, इस बात को इंडोर्स करें, इसको इंडोर्स करें कि 22 अगस्त को एक बहुत बड़ा फैसला MQM पाकिस्तान ने लिया था। आज की अगर हम बात करें, अल्ताफ हुसैन साहब से बानी MQM से हटना, उनके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के बाद, देखिए हर चीज़ का मेरे ख्याल में घर में इख्तलाफात होते रहते हैं। मेरी जनरेशन से अगर पूछा जाए तो हाँ, मुझे भी बहुत सारी तकालीफ होंगी, मगर मैं खुदा न खास्ता अब कभी भी अपने घर तोड़ने की बात नहीं करूंगी, और यही हमारा इख्तलाफ था जिसकी बिना पे हमने 23 अगस्त को उनसे अलहदगी इख्तियार की। कमिंग बैक टू टुडे, आज का जो फैसला हुआ, देखें फारूक भाई मेरे सीनियर हैं, मेरे पार्लिमानी लीडर हैं, और फारूक भाई ने ये बात बबांगे दोहल कही थी, मीडिया के कुछ चैनल्स में, इंटरव्यूज़ में भी कही थी, और इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कही थी कि आज जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आएगा उसको वो मानेंगे या एटलीस्ट उसको कबूल करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट 2018 के जनरल लेकिन वो इलेक्शन नजर नहीं आया कि माने। एक बात जो उन्होंने की है, समन साहब मैं चाहूंगी उस पर भी आप कमेंट करें। उन्होंने कहा कि ये फैसला तयशुदा था, मानना तो दूर की बात, उसको तयशुदा फैसला करें, और उनको सजा ये मिली है कि वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये आपको लगता है कि इस बात की कोई वजन है इसमें? क्या कोई ग्रुप में लोग हैं जो उनको इसलिए बुरा समझते थे कि वो खड़े हो गए थे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ? मेरे ख्याल में हमें जितना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है 22 अगस्त के बाद खड़े होने पे, बहुत से क्वार्टर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें आज तक, बहुत से हैं अभी भी जो हमें शक की निगाह से भी देख रहे हैं, लेकिन देखिए अल्लाह, दिलों की नीयत जो है वो अल्लाह ताला जानता है। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ MQM के ऊपर, और पिछले 5 साल से तो हम अपनी एक तरीके से एक एग्जिस्टेंस को ही लेके लड़ रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में जो हमने लिया था बहुत बड़ा फैसला, मेरे ख्याल में कोई शाज़ और नाजिर जिनको शक है या जिनको ये पता है या जिनको ये लग रहा था कि जी 22 के बाद MQM अब खत्म होने जा रही है, और उसके बाद वो जो फैसला हमने लिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी केम बैक इनटू द गेम, उन लोगों को तो तकलीफ ज़रूर हो सकती है इस बात से। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जिस तरफ फारूक भाई इशारा कर रहे हैं, मैं हम्बली ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात होगी। मेरे ख्याल में MQM एक सियासी हकीकत है जिसने अपने आप को 90s के ऑपरेशन से लेकर आज तक मनवा के रखा है, क्योंकि इसके पीछे कारकुनान है। और देखिए आज की जो बात है, धामरा साहब को मैं उम्मीद करती हूँ कि आवाज जा रही हो, बड़ी देर से हम उनसे बात करने की कोशिश करें। धामरा साहब, कैन यू हियर मी? माजरत, हमारी आवाज़ बार बार आप तक पहुंच नहीं सक रही है। फारूक सत्तार साहब का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको? उनको कह चुके हैं गनी साहब, आपकी पार्टी के हैं, कि उनके साथ पीपल्स पार्टी में वो आ जाएं, बट आपका ख्याल से अब क्या है फारूक सत्तार साहब का फ्यूचर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक पार्टी के दरमियान एक मामला है, और सेनेट की इलेक्शन के बाद ये पार्टी और बिखरती हुई नज़र आ रही है। मगर मेरे ख्याल में पहली मरतबा MQM के अंदर एक हो गई है। अब वो आज़ादाना तौर पर जब एक सियासत, उसके बाद जो है वो फैसले होने चाहिए, तो वो फर्स्ट टाइम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है इस तरह की सूरत हाल को फेस कर रही है। उसके नतीजे में इस तरह के इख्तलाफात उनमें पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली मरतबा हो रहा है कि उनके अंदर खौफ की जो अलामत एक चीज थी वो नहीं रही। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक तो ये सिचुएशन बनती है, अदरवाइज उनकी अपनी पार्टी का एक इशू है। आज के जो फैसले, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन अगर ये भेज देता पार्टी के अंदरूनी मामले को कि कारकुन जो हैं किसको ज्यादा अहल समझते हैं, नाअहल समझते हैं, तो उनको फैसला करना था। बहरहाल एक फैसला आ गया है जिसे डिसएग्री किया है फारूक सत्तार साहब ने। तो मेरे ख्याल में अब फारूक सत्तार साहब की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। शदीद इल्जामात लगाए हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, आपके ख्याल से इन इल्जामात में कितना वजन है? मेरे ख्याल में वो फैसला चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनके साथ भी कुछ पार्लियामेंटेरियन जो है
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो उनके साथ हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में एक अच्छा चांस है कि आपकी जगह अगर नहीं बन रही, आपके साथियों ने अदम एतमाद किया हुआ है आपके ऊपर, तो बिल्कुल आप पीपल्स पार्टी में आए। और पीपल्स पार्टी उर्दू बोलने वालों की सबसे बड़ी जमात है। हमने हमेशा कराची के अंदर इलेक्शन किए और सख्त हालात में इलेक्शन किए, जहां पर जिस इलाके में पार्टी का झंडा लगाना एक अपने डेथ वारंट पे सिग्नेचर के बराबर होता था, वहां पर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की थी। अब पीपल्स पार्टी जो है वो शहरी इलाकों की और खासतौर पर उर्दू बोलने वाले भाइयों की बड़ी जमात बन के इलेक्शन में सामने आ रही है। तो इसलिए ये मेरी ऑफर है और ये मेरी दावत। एंड वेलकम बैक। आसिफ हसनैन साहब, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि एमक्यूएम के एक धड़े का आज भी शायद, जैसे अभी समन साहब अभी कही थी कि शक की निगाह से देखा जाता है, आपकी जमात बार बार कहती रही है कि राब्ते ख़त्म नहीं हुए, कहीं ना कहीं शायद अभी भी राब्ता है बरतानिया के साथ, लंदन के साथ। मैं देख लो जी आसिफ हसनैन साहब। नहीं हेलो जी फरिया, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका थोड़ा सा। जी, ये तासुर अब तक है क्या आपकी जमात में हो या कुछ हलकों में कि एमक्यूएम के कुछ धड़ों का या कुछ लोगों का राब्ता शायद अभी भी लंदन से है? देखें, ये तो बहुत सी चीजें अब वाज़ेह हो रही हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अभी जब आप ये बात कर रही थी, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखी होगी जब सेनेट के इलेक्शन के वक्त हुई, फारूक भाई ने की है, उसमें उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं वो लगाए हैं अपने लोगों पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आमिर खान मुझे काम नहीं करने देना चाह रहे थे। उन्होंने 5 अरब रुपए का हवाला देकर वसीम अख्तर के बारे में बताया कि जी फेडरल से पैसे मिले और वसीम अख्तर ने जो है उसको इधर उधर खर्च किए, करप्शन हो रही थी और काम नहीं हो रहा था। ये सारी चीजें थी। आज वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन से मुझे इंसाफ जो है वो नहीं मिल सका। देखिए, ये सारी सूरत हाल तो बिल्कुल वाज़ेह कर रही है कि ये सिर्फ पावर की लड़ाई थी, ये सिर्फ इख्तियारात की लड़ाई थी, ये सिर्फ पर्सन प्रिविलेज की लड़ाई थी, और ये लोगों के मसाइल कौम की लड़ाई नहीं थी। और यही वजह है कि आज कराची और सिंध के इलाके उसी हाल में खड़े हैं जहाँ से एमक्यूएम को वोट मिला। जिस हाल में खड़े हैं ये इलाके, इसमें कितना कसूर एमक्यूएम का है, कितना कसूर पीपल्स पार्टी का है? देखिए, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का जहाँ कसूर की बात है तो बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों इसमें हिस्सेदार हैं। उसकी वजह यह है कि इन दोनों को ये सूट करता था कि इसी तरह सिंध की सूरत हाल को रखा जाए। और फिर आपने और हमने देखा है जिस तरह एमक्यूएम ने माजिर कार्ड इस्तेमाल किया और ये कहा कि ये जो एमक्यूएम नाम है और ये जो पतंग है, इसकी बुनियाद पर माजिर हमें वोट देगा। और वो वहां पे बैठे हुए चंद लोग जो इसको लीड कर रहे थे, वो जिस हाल में भी हो, वो करप्शन करें, लूटमार करें, गलत काम करें, लेकिन माजिर जो है उनको सपोर्ट करे और करता रहे। ऐसा कतई तौर पे नहीं था। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी जो सिंध कार्ड हमेशा इस्तेमाल किया, सिंध में ये 10 सालों की जो सूरत हाल है, पिछले माजी की हुकूमत में नहीं जाते, इन 10 सालों में तो मुकम्मल इख्तियारात के साथ पीपल्स पार्टी कर सकती थी, मगर किस कराची में 2-3 रोडें बनाने के अलावा और क्या काम किया? लेट मी कम टू आजिज धामरा साहब। आजिज धामरा साहब, गवर्नेंस के हवाले से बार बार सिंध पर आवाज आती है, सवाल उठाया जाता है, जहां पर आप क्रेडिट ले रहे हैं कि जो ऑपरेशन हुआ या पीस आया वापस, उसमें पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है, तो फिर जो जहां मामलात खराब है वहां पे कितना कसूर पीपल्स पार्टी का है? मसलन मेरे ख्याल में आइडेंटिफाई होने चाहिए। जब आप कराची में कचरे का मसला है, पानी का मसला है, एजुकेशन का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, बेसिक एमनेस्टी का मसला है। सर, आपने पूछा मसलन इतनी मासूमियत से, तो मैंने कहा जरा आपको गिनवा दूं कुछ। तो आपने मासूमियत जितने मुझे गिनवाए हैं, और मैं भी मासूमियत से आपको जवाब दे सकता हूं कि आप कैमरा उठाएं और सीधा थर चली जाए, और जो थर का जो आप एक चीज तनकीद होती है गवर्नर के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, आप जरा थर की विजिट करके आए। बड़ा अच्छा काम हो गया, मैं जाए बगैर ही कहती हूं वहां अच्छा काम हुआ होगा, लेकिन इट डज नॉट मीन कि बाकी इलाके में काम ना करें। मुझे अगर जवाब देने का हक भी नहीं होगा, जब आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब देना पड़ेगा मुझे। मैं वो आपको इंस्टीट्यूट सिंध के बताता हूँ जिसमें आप विजिट कर सकती हैं। गवर्नेंस एक ऐसी चीज है